सो डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि क्लास अगर बड़ा होगा तो आपको एक एसपीआर का क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देंगे, बट कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है एसपीआर कोई इतना डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको उसमें दिक्कत जाए। सो हम लोग डायरेक्टली आगे पढ़ते हैं। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं हमने कर क्या क्या लिया है। हम लोगों ने बेसिक इशू ऑफ शेयर्स देख लिया था, और हमने ओवर सब्सक्रिप्शन देख लिया है, और हमने एसपीआर देख लिया है। ये चीज़ें हमने देख ली हैं। नाउ मूव टू माय फेवरेट टॉपिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। चल क्यों ना रहा, कॉल्स इन अरियर्स। अरियर्स का मतलब होता है गाइज आउटस्टैंडिंग। कॉल का मतलब जो आप कॉल करते हो, जो आप पैसा मंगवाते हो। सो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सब बहुत अच्छे लोग थे मेरी तरह। अब कुछ लोग हो जाएंगे आपकी तरह जिनको हम कॉल करेंगे लेकिन वो हमें उस कॉल का पैसा नहीं भेजेंगे। तो आप लोग तो मुझे अच्छा बोलते नहीं हो, तो मैं खुद को ही अच्छा बोल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सो कॉल सिनेरियोस, सिंपल सी बात है, आप पहले कॉल करोगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कॉल करते वक्त आपको पता होगा कि आपको पैसा नहीं मिलेगा? नहीं पता होगा। इट मीन्स सिंपल है कि जब आप पैसा रिसीव करेंगे एक्चुअली, तभी आपको पता चलेगा कि भैया इस बंदे ने या इन शेयर होल्डर्स ने पैसा हमको नहीं दिया। सो थ्रू दिस मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि हमारे पास हर कॉल के लिए, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो, हर चीज के लिए हमारे पास दो एंट्री होती है। एक होती है ड्यू की एंट्री, एक होती है रिसीव की एंट्री। सो जब आप ड्यू करोगे, ड्यू मतलब जब आप कॉल करोगे, तब तो आपको पता ही नहीं है कि कॉल से अरियर्स होने वाला है। इट मीन्स कॉल्स इन अरियर्स का ड्यू की एंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री कहां पर होगी? कॉल्स इन एंट्री की आपकी एंट्री होगी रिसीव वाली एंट्री के साथ, बैंक वाली एंट्री के साथ, ठीक है। सो यहां पर एक पॉइंट लिख लेता हूं, दैट कॉल्स इन अरियर्स will be recorded at the time of receive of particular कॉल, जो भी आपने किया था, इधर इट इज अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो ये तो पॉइंट था कि कब होगा एंट्री। अब आते सर एंट्री होगी क्या? तो मैं हमेशा एंट्री होगी क्या वो बाद में बात करता हूँ। मैं पहले बात करता हूँ कि पहले इसका नेचर क्या है, बिकॉज मेरा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट जो वो हमेशा जुड़ा हुआ है आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट 6th चैप्टर एज पर टीएस ग्रेवाल 11th क्लास। अगर वो आपका 100% क्लियर है, आपको कभी भी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने में दिक्कत नहीं आएगा। सो मैं हमेशा कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ, कोई भी वर्ड आपको बताता हूँ, तो हम पहले डिस्कस करते हैं इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ कॉल सिनेरियोस। क्या आप सोच के बता सकते हैं कि कॉल सिनेरियोस का नेचर क्या होगा? स्तुति को छोड़कर बाकी लोग बताएंगे। पहले तो ये सोचिए कि एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या नॉमिनल, एसेट, नॉमिनल, नॉमिनल। नॉमिनल है। नॉमिनल, नॉमिनल क्या होता है सिमरन बच्चे? एक्सपेंस या लॉस या इनकम या गेन, इनकम उसमें या से गेन। इनकम सर और गेन लॉस तो हो है। भी रहा। हाँ छवि ठीक है, सर तो तुम भी लॉस है। नॉमिनली बोल रहे हो, तुम भी नॉमिनली बोल रही हो। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉमिनल का मतलब क्या होता है? इनकम, गेन, एक्सपेंस और लॉस। तो इनकम तो नहीं है, ये तो श्योर है, इनकम तो नहीं है। इनकम क्या होता है? जो आप अर्न करते हो, ये तो कैपिटल का पैसा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, इनकम तो नहीं है। अब ये एक्सपेंस भी नहीं है। क्यों एक्सपेंस नहीं है? क्योंकि आप कुछ अपने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए थोड़ा ना कर रहे हो, ये आप थोड़ा ना एक्सपेंस कर रहे हो, ठीक है। एक मिनट एक मिनट विनीत, मैंने तुम्हारा सुन लिया था, तुमने जो पहले बोला था वो भी मैंने सुन लिया था। तो लॉस भी नहीं है, क्योंकि लॉस नहीं हो रहा है। कुछ लोग आपको बैड डेब्ट्स नहीं है, ये ध्यान रखिए, बैड डेब्ट नहीं है। बात ये है, अगर आपको मैंने बोला भैया फीस दो और आपने फीस नहीं दी, तो क्या वो बैड डेब्ट्स हो गया? नहीं, इट इज नॉट बैड डेब्ट्स। आप बाद में दोगे, आप लेट दे रहे हो। तो अगर मैंने किसी से पैसा मांगा और उसने पैसा नहीं दिया, तो वो मुझे बाद में पैसा दे देगा। यही कॉल्स इन अरियर्स है। तो कॉल्स इन अरियर्स हमारे डेटर्स की तरह हो गए।
बिकॉज ड्यू बट नॉट पेड। उन्होंने अक्रूड इनकम याद है ना। हाउएवर ये इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है, इनकम से रिलेट मत करिएगा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्रूड इनकम क्या होता है, मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो वो इनकम का पार्ट होता है। ये इनकम नहीं है, ये आपकी कैपिटल का पार्ट है। बट हो इसके साथ भी सेम वही रहा है, ड्यू हो गया है, पैसा मिलना था बट नहीं मिला, तो ये हमारे डेटर्स की तरह हो जाएंगे, डेटर्स की तरह हो जाएंगे, डेटर्स की तरह हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं। ओ सॉरी, एसेट बोल रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। रियल पर्सनल नॉमिनल वाले में पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। सो द नेचर ऑफ कॉल्स इन अरियर्स इज पर्सनल अकाउंट। बिकॉज these are just like our daters. They are not our data, they are just like our daters. तो daters डेबिट होते हैं, इसलिए कॉल्स इन अरियर्स भी डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि डेटर्स डेबिट होते हैं। देखिए, जब आप डेटर्स को सेल करते हो क्रेडिट पे, तो आप एंट्री क्या पास करते हो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स को डेबिट करते हो, तो आप कॉल्स इन अरियर्स को भी डेबिट करोगे जब वो पैसा नहीं देंगे। तो आप एंट्री क्या करोगे, तो हमें दो चीजें पता चली कि कॉल्स इन अरियर्स डेबिट होगा और कॉल्स इन अरियर्स बैंक वाली एंट्री के साथ होगा। तो चलिए आइए आप और मैं करते हैं एंट्री। हाँ बोलें। सर ये मतलब फिर एसेट्स होंगे ना। हाँ एसेट्स होंगे, यस। अगर हम उसको मॉडर्न मेथड से लेकर जाएं तो एज पर मॉडर्न मेथड अवर यार विभव मैं इसको एसेट्स यहाँ पे लिख नहीं सकता। दीज आर जस्ट लाइक एसेट्स, बट ये कैपिटल का पार्ट है ना, जैसे ड्राइंग्स होता है ना। यस सर। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स कैपिटल का रिवर्स होता है। यस। क्योंकि उसका नेचर डेबिट होता है, पर हम उसको डेटर्स की लिस्ट में नहीं लिखते। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये आपकी कैपिटल का रिवर्स है, तो आप मैं इसको एसेट नहीं लिख सकता, तो ये एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट दीज आर जस्ट लाइक, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा था ना, इतना मैं कॉन्सेप्ट में घुस जाता हूँ ना, फिर बच्चे भी बढ़िया घुस जाते हैं, मजा आता है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने इसलिए बहुत क्वेश्चन के साथ लिखा था, जस्ट लाइक। हाँ जी सर, अंशिका बोल रही है कि उसके पास ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप उसे इनवाइट कर लीजिए प्लीज। मैंने कॉल करा बेटा, मैंने उसको कॉल करा था अभी। चलिए, सो इसलिए मैंने बोला कि वो डेटर्स नहीं है, दे आर जस्ट लाइक अवर डेटर्स, इसलिए वो डेबिट होंगे। कॉल्स इन एरियर्स आर एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल का ऑपोजिट है, ऑपोजिट पार्ट है ये। यस सर। ठीक है, चलिए। सो Yes, कॉल्स sir. इन एरियर्स विल बी डेबिटेड। अब एंट्री करनी होगी, तो कैसे करेंगे, जब रिसीव की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो लोग पैसा दे रहे हैं उनका बैंक में, जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, जिस पर भी ये अरियर्स हो रहा है। तो जितना रिसीव हो गया वो यहाँ आ जाएगा, जितना रिसीव नहीं हुआ अरियर्स का अमाउंट वो यहाँ आ जाएगा, और ये टोटल ड्यू वाला अमाउंट इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कॉल्स इन अरियर्स की जर्नल एंट्री होगी। अंशिका को मैंने कॉल करा बट पता नहीं क्यों उसने पिक नहीं करा। चलिए, तो अब इसको डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ ही करते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, जिसमें हम प्रोराटा अलॉटमेंट भी कर लेते हैं और कॉल्स इन अरियर्स भी डाल देते हैं। तो आपको बोला अ कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each at a premium of 10%. The money was payable as follows: ₹30 on application
₹40 on allotment including premium and balance into equal calls. Applications were received for 42,000 shares, and the director decided to send letter of regret applicants of 2,000 shares and to the balance on pro rata basis. All the money was duly received except a shareholder holding 300 shares failed to pay both the calls. Pass necessary journal entry. चलिए करिए। अब देखिए अरियर्स तो फर्स्ट सेकंड कॉल पर हो रहा है, खैर वो कर भी लोगे आप। शुरुआत वाला क्वेश्चन तो करिए। सो कुछ समरी इस तरीके से बनेगी हमारी। 30,000 शेयर्स थे और एट द रेट ऑफ ₹10 नहीं 100 ईच था, इसमें प्लस आपका ₹10 का प्रीमियम हो जाएगा। सो टोटल ₹110 आएगा। This 110 is received like this. 20 इधर है, नहीं 30 इधर है, 40 इधर है। टोटल मिलना था 110, उसमें से 70 मिल गया। 70 मिल गया तो बाकी बचा 40, जिसको 2 इक्वल कॉल्स बनाना है, 20 एंड 20। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 42,000 शेयर्स हैं और इसका अरेंजमेंट कैसे किया गया है, 2,000 वालों को जय माता दी बोल दिया गया। अब बाकी जो बचे 40,000 उनको बोला आओ आपको शेयर्स देते हैं 30,000 ऑन प्रो राटा बेसिस। उसके बाद सब पैसा दे रहे थे, लेकिन एक भाई साहब थे, उनके मन में पता नहीं क्या हुआ, 300 शेयर्स थे इनके पास। उन्होंने बोला मैं तुमसे कट्टी हूँ और मैं पैसा नहीं दूंगा। कौन सा पैसा नहीं दूंगा? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। क्यों नाराज हो गया था? बोला तुम सबको फ़ोन करते हो, मुझे फ़ोन नहीं करते हो, मुझे मैसेज करते हो। तो वो रूठ गया और आपको बोला गया आपको इससे कोई मतलब नहीं है, जर्नल एंट्रीज कर लो। चलिए करिए साइड बाय साइड, मैं भी करता रहता हूँ। अब गाइस देखिए, आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करा। अब जब आप फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे तो आपको पता है एक पर्सन हमको पैसा नहीं दे रहा है, तो हम पहले जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। ये कई बच्चों की फिर आदत पड़ जाती है कॉल्स इन अरियर्स को CIA लिख लेते हैं, क्योंकि क्लास में जब टीचर समझाता है तो वो जनरली शॉर्टकट में CII लिखता है। आप कभी अपने एग्जाम में CIA शॉर्टकट नहीं यूज़ करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के साथ SPR यूज़ कर लीजिएगा, कॉल्स इन अरियर्स को शॉर्ट में मत लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स भी शॉर्ट में मिलेंगे आपको। 10 की जगह 1 मिलेगा, क्योंकि वो 0 की तो वैल्यू ही नहीं होती ना। टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो ये हो गया। अब शेयर फर्स्ट कॉल में तो 6 लाख ही आएगा, लेकिन कॉल्स इन अरियर्स में क्या होगा, कितना एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स थे, इसने 20 रुपए पर शेयर का नहीं दिया है, तो कॉल्स इन अरियर्स में अमाउंट कितना आ जाएगा, 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल का मनी, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे अरियर्स हो रहा है। तो टोटल 6,000 आ जाएगा और बैंक में 6 लाख माइनस 6,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। ये एंट्री क्लियर है? आप इसमें नरेशन लिख लेंगे, बीइंग
फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन कितना शेयर्स था, 300 शेयर्स। और सेकेंड कॉल का भी कुछ ही, हाँ जी, एक बार रिपीट कर दीजिए ना, वो 6000 कैसे आया? 6000 कॉल्स इन अरियर्स मतलब जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उनके पास शेयर्स कितने थे, उनके पास शेयर्स थे 300। तो ये तो शेयर्स हो गए, पर हमें अमाउंट में चाहिए, क्या नहीं दे रहे हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट कॉल का अमाउंट 20 पर शेयर था, तो नंबर ऑफ शेयर्स 300, अमाउंट है 20 पर शेयर, मल्टीप्लाई कर दिया 6000 हमारा कॉल्स इन अरियर्स आ जाएगा। और 6 लाख जो हमने ड्यू करा था उसमें से अरियर्स हटा दो, बाकी बैंक में आ जाएगा। यस। सिमिलरली आपका सेकेंड कॉल भी हो जाएगा, सेम अमाउंट का ही है, तो मैं इसलिए कॉपी कर दे रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट कॉल की जगह सेकेंड कॉल लिख लेते हैं। यस ठीक है, तो कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं आपको कॉल्स एंड अरियर्स का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कराते हुए मैं सीधा उसी टॉपिक पर आ जाऊं जो मैं आपको बोल रहा था टफ पड़ता है, कॉल्स एंड अरियर्स से ही रिलेटेड है। तो आपको इंटेलिजेंट मानते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रहा हूं कॉल्स एंड अरियर्स का। कॉल्स एंड अरियर्स का गाइस यही एंट्री होना है बस, ठीक। अच्छा, कॉल्स एंड अरियर्स रिकवर भी होते हैं, अगेन कॉल्स एंड अरियर्स रिकवर भी होते हैं, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा घुसने का नहीं है हमें, ठीक। अब गाइज मैं बहुत देर तक बकवास करने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट होइएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल का यही टॉपिक सारे बच्चों को दर्द देता है। इसलिए मैं आपको लास्ट क्लास में भी बोल रहा था कि नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, ठीक। अब ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक कॉल्स इन अरियर्स है। कॉल्स इन अरियर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इन द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम तभी होती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होता है। अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, फुल सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है, तब ये वाला प्रॉब्लम नहीं जाता है, क्योंकि दिक्कत तभी आता है जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ जाता है और वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहिएगा, जहां डाउट हो ना बिल्कुल पूछ लीजिएगा, नहीं समझ में आया मैं 2-3 बार रिपीट भी कर दूंगा, बोल दीजिएगा सर नहीं आया, बट टाइम मेरे पास कम है अभी, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसी टॉपिक को उठा ले ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उसकी थोरोलो प्रैक्टिस कर ले। अब यही क्वेश्चन मैं दोबारा उठाता हूं, इसको ही बेस लेकर चलते हैं, ये हटाओ, इनको ये रहने देते हैं, ठीक। अभी देखिए मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन दिया उसमें मैंने क्या बोला कि ये जो 300 शेयर वाले ने ये नहीं दिया, 300 शेयर वाले ने ये नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हुआ, जब मुझे कॉल्स इन अरियर्स निकालना था तो मैंने क्या करा, ये 300 को लिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि कितना उसने अरियर्स करा है। लेकिन अगर यही बंदा अगर अरियर्स कर देता अलॉटमेंट पे, सेम क्वेश्चन होता, ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है, और यही बंदा अगर यहाँ पर अरियर्स कर देता तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। क्या प्रॉब्लम हो जाता सर, कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसी कैसी प्रॉब्लम होगी भैया, 300 शेयर उसके पास है, उसके अलॉटमेंट मनी 40 रुपीज़ का है, उसने नहीं दिया है, मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि 12,000 रुपये जो है उसने अरियर्स करा है, ठीक है। तो मैंने भी आपकी बात मानकर ये बोल दिया, हाँ भैया इसने 12,000 रुपये अरियर्स करा है। लेकिन इस बंदे को जब मैंने बोला सुनो आपने 12,000 अरियर्स करा है, तो वहां से उसने बोला ए चल तेरे को कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है। मैंने बोला भाई क्या हुआ, गुस्सा काहे हो रहा है।
बोला भाई साहब इतना इजी नहीं है, जिन लोगों ने 40,000 शेयर की एप्लीकेशन दी थी आपने उनको 30,000 शेयर्स दिए हैं। तो अगर आपने मुझे 300, मेरे पास अगर 300 शेयर्स हैं मतलब मैंने ज्यादा की एप्लीकेशंस भेजी होंगी। तो मैंने बोला हाँ। तो अगर उसने ज्यादा की एप्लीकेशन भेजी है तो एप्लीकेशन के वक्त मुझे पैसा भी ज्यादा शेयर्स के ऊपर मिला होगा। मैंने बोला हाँ। तो बोला कि वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला आपको वो आप कहाँ पर एडजस्ट करोगे? मैंने बोला अलॉटमेंट पर। उसने बोला, तो फिर उसने बोला कि अच्छा मैं कहाँ पर पैसा नहीं दे रहा हूँ? अलॉटमेंट पर। लेकिन मेरा कुछ एक्सेस पैसा आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन के वक्त आपको एडवांस में रिसीव हो गया था। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैंने 12,000 का अरियर्स करा है? आपने क्या मुझे, मेरे कान में इधर क्या बीड़ी फंसी हुई है? नहीं भाई साहब, ये जो 12,000 है ना ये ड्यू का अमाउंट था। मतलब इतना आप बोल रहे हो कि मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा एक्सेस रिसीव्ड एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन के वक्त ज़्यादा पैसा दिया था ना। ये माइनस करो, फिर जो अमाउंट आएगा ना वो मेरा कॉल्स इन अरियर्स होगा। जो मैंने बोला लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अब हो सकता है कोई बच्चे ये बोले सर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो जब फर्स्ट कॉल पर अरियर्स हो रहा था तब आपने ये क्यों नहीं किया? तब भी तो उसने आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया था ना। लेकिन गाइज मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो अलॉटमेंट की स्टेज होती है ना वो गंगा नदी की तरह होती है। जैसे गंगा नदी में डुबकी लगाकर सारे पाप धुल जाते हैं ना, मुक्त हो जाते हैं ना अपन, वैसे ही एक बार आप अलॉटमेंट से आगे निकल जाते हैं ना तो सारी ये जो टेंशन्स है ना, जो एक्सेस वैक्सेस है, वो सब एडजस्ट हो जाता है। तो देखो जो भी, जिन लोगों ने भी, जितने भी लोगों ने ये जो 10,000 एडजस्टमेंट हम अलॉटमेंट के वक्त कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? कर चुके हैं। तो जब अलॉटमेंट के वक्त सारा एक्सेस एडजस्ट हो चुका है तो फिर फर्स्ट कॉल पे तो कोई लफड़ा है ही नहीं एक्सेस का। मेरे पास कोई एक्सेस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल क्या मेरे पास कोई एक्सेस मनी बचा है? क्या एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल मेरे पास कोई एक्सेस मनी बचा है? देखो एक्सेस मनी मिला कहां पता? एक्सेस मनी रिसीव हुआ था एप्लीकेशन के वक्त, उसको हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पर पूरा का पूरा। अब हमारे पास फर्स्ट कॉल के टाइम पर कोई भी एक्सेस मनी बचा ही नहीं था। इसलिए हम क्या करते थे कि फर्स्ट कॉल पे कोई एक्सेस नहीं था ना तो डायरेक्टली 300 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉल्स इन अरियर्स हो गया। लेकिन यहां हम अगर अलॉटमेंट पर अरियर्स हो गया तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका कुछ एक्सेस पैसा अभी भी एडजस्ट होना बाकी है। तो अब जब वो बंदा अरियर्स करेगा अलॉटमेंट पर, कैसे निकालोगे उसका अरियर्स? आप कैलकुलेट करोगे पहले मुझे उससे मांगना कितना था, उसमें से आप माइनस कर दोगे कि उसने कितना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, तब जाके आपको कॉल्स इन अरियर्स पता चलेगा। ये जो मैंने कहानी बताई, इस कहानी का लॉजिक समझ में आया? हाउ टू कैलकुलेट अलग बात है, मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, बट ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम समझ में आया? अंजलि क्लियर है? योगिता? नहीं सर, एक बार बता दीजिए। देखो सर, मैं एक एक बार बार फिर से बता दीजिए। ओके, एक बार शॉर्ट में मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ उसको मैं कॉमन एग्जांपल से, वही एग्जांपल वो फीस का आ जाता है, फिर बढ़िया फीस का एग्जांपल ही बढ़िया, उसी से आप समझते हो। मैंने बोला भाई लोग फीस देनी है तुमको 10,000, ठीक, इसको आप मुझे 3 इंस्टॉलमेंट में देना। कैसे कैसे दोगे? 5,000 देना, फिर 3,000 देना, फिर 2,000 देना। ये तो ज्यादा हो गया? नहीं, बराबर है, ठीक। अब अंजलि जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम था तो तुमने 5,000 देना था, पर तुमने क्या करा, 6,000 दे दिया मुझे, और मैंने तुम्हें पैसा वापस भी नहीं करा। मैंने बोला था एडजस्ट कर लेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है। अब जब सेकेंड कॉल मैंने करी,
भैया सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दो, तो तुमने मुझे फीस नहीं दिया और मैंने तुम्हें मैसेज भेज दिया, डियर अंजलि योर फीस इज ड्यू प्लीज एज सून एज पॉसिबल ₹3000। तुम मुझे कुछ मैसेज करोगी क्या कि पूरा 3000 दे दोगी? अंजलि, मैंने क्या बोला, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 5000 देना था, तुमने 6000 दे दिया। दूसरी इंस्टॉलमेंट 3000 की थी, मैंने तुम्हें मैसेज भेजा, अंजलि 3000 रुपए पे कर दो, तुमने अभी तक नहीं दिया है। तुम पूरे 3000 पे कर दोगी क्या? नहीं, क्यों नहीं पे करोगे भाई? पहले वो वाले 1000 तो मिलने चाहिए ना। तो बस यही तो बोल रहा हूँ मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि मैंने तुम्हें बोला अंजलि तुम्हारा कॉल्स एंड अरियर्स का अमाउंट 3000 है। बोला सर आपके बाल कम है, दिमाग भी कम हो रहा है आपका, सुनो मेरी बात, 3000 तो ड्यू है। 1000 जो मैंने पहले दिया था वो क्या, उसके क्या गणपति जी को लड्डू चढ़ा दिया आपने? सर माइनस करो, 2000 कॉल्स एंड अरियर्स कहलाएगा, 3000 नहीं कहलाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैंने पहले आपको ज्यादा पैसा दे दिया था। बस यही मैं कहना चाहता हूं कि ये बंदा यहां पर अरियर्स कर रहा है, लेकिन एप्लीकेशन के वक्त ये इन्होंने ज्यादा की एप्लीकेशन भेजी है ना, तो ये जो बंदा 300 वाला वो इन्हीं को बिलोंग करता होगा ना, इन्हीं को बिलोंग करता होगा। तो इसके पास 300 शेयर्स हैं, मतलब इसने एप्लीकेशन ज्यादा की भेजी होगी, क्योंकि मैंने सबका रिड्यूस करा है तो इसका भी रिड्यूस करा होगा, तो इसने एप्लीकेशन के वक्त भी मुझे कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे दिया होगा। तो मैंने तो बोला सुन मेरे भाई, अलॉटमेंट पे 40 रुपए का एरियर्स है, 300 शेयर है, 40 का एक शेयर, टोटल 12,000 तेरा कॉल्स इन एरियर्स है। तो उसने भी मुझे तेरी तरह बोला मैं क्यों 12,000 दूंगी, जो पहले एक्सेस दिया था उसको माइनस करो ना। समझ में आया? तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इसलिए ही हो रही है क्योंकि ये लोग हमें एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन के वक्त दे चुके थे, जो अब तक पूरा एडजस्ट नहीं हुआ है। फर्स्ट कॉल पर ये प्रॉब्लम नहीं आया था, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर आते आते ये सब कुछ एक्स्ट्रा पैसा हम एडजस्ट कर चुके होते थे, है ना। ये देखो, ये वाली एंट्री में एडजस्ट हो जाता था ना, लेकिन अभी तो हम इस एंट्री पर ही हैं, अलॉटमेंट पर ही अरियर्स हो रहा है, तो अभी तक पूरा पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है। तो जब आप कॉल से अरियर निकालोगे वो भी आप इसी तरीके से निकालोगे। प्रॉब्लम समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है? चलिए, अगर प्रॉब्लम क्लियर है तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रटने का है, 2 स्टेप का प्रोसेस है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इन द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मैं अगेन बोलता हूं, ये कांड तभी होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। बोलते हैं ना, आती किसी भी चीज की बुरी होती है, यहां पर भी बुरी है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ है। ज्यादा पबजी खेल रहे थे लोग, गवर्नमेंट ने बोला अब खेलो, ऐसी बात नहीं है, मैं भी खेलता था, पर मैं ज्यादा नहीं खेलता था यार, हफ्ते में 1 आध बार खेलता था। ओके, चलिए अब कैलकुलेशन पे आते हैं। पहला स्टेप 1, चलिए स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड शेयर्स एंड अलॉटेड शेयर्स। सर ये क्या बोल दिया आपने? ये मैं ये बोल रहा हूं कि आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस बंदे ने अप्लाई कितने करे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसको हमने अलॉट कितने किए। देखो, हमको ये तो पता है जिन्होंने 40 के लिए अप्लाई करा है उनको हमने 30,000 दिए, ये पता है, लेकिन पर्टिकुलरली इस आदमी के बारे में नहीं पता है। हमें इसी का ही अरियर्स कैलकुलेट करना है। तो इस आदमी का हमें ये पता है कि हमने इसको 300 अलॉट किए हैं, पर इसने अप्लाई कितना किया होगा ये हमें नहीं पता है अभी। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसी बंदे का जो अरियर्स कर रहा है कि हमने उसको दिए कितने हैं और उसने अप्लाई कितने का किया होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो क्या है, बुक में भी फॉर्मूला है,
और आजकल तो काफ़ी टीचर्स ने फॉर्मूला बताना बंद कर दिया है, लेकिन काफ़ी टीचर्स अभी भी ऐसे हैं जो फॉर्मूला बताते हैं। तो मैं फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता, ना बचपन में कभी याद हुआ था, ना मैं अपने स्टूडेंट को याद करूँ। सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक तरफ लिख लेंगे अप्लाइड और एक तरफ लिखेंगे अलॉटेड। ठीक, फिर हम अपने आप को बोलेंगे जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई करा था उनको मैंने 30,000 दिए। अलॉटेड मतलब दिए, अप्लाइड मतलब उन्होंने अप्लाई किए थे। Yes, sir. जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई करा मैंने उनको 30,000 दिए। तो जिनको 300 दिए हैं उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब क्या है ना, मैं फॉर्मूला क्यों नहीं याद करवाता हूं, बिकॉज कभी कभी किसी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में हमको अलॉटेड शेयर्स दिया हुआ है 300 अलॉटेड, पर अप्लाइड नहीं दिया है। किसी क्वेश्चन में उल्टा कर देगा, आपको बता देगा भैया इसने इतने के लिए अप्लाई करा था, अलॉट नहीं निकालना, अलॉट आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? अभी अलॉटेड दिया है तो मैंने अलॉटेड के नीचे 300 लिख दिया, यहाँ x लिख लिया। समझिए यही 300 अप्लाई होता तो अप्लाई के नीचे 300 लिख लेता, अलॉटेड के नीचे x लिख लेता। तो कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक याद रखने का है कि भैया जिन्होंने 40 अप्लाई करा उनको 30 दिया, तो जिनको हमने 300 दिए उन्होंने कितना अप्लाई करा होगा, और फिर हम यहाँ पर इक्वलाइजेशन का रूल लगाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई होप सबको आता है। x मल्टीप्लाई हो जाएगा 30,000 से, 40,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 से, तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 30,000। ये इक्वेशन कैसे बनी? किसी को समझाने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर, वेरी गुड। समझाता भी नहीं, बोलते ना तो ऐसा डायलॉग रखता। ठीक है, तो 400 आंसर आएगा इसका। तो ये 400 अब क्या निकला है? x इज इक्वल टू 400, ये क्या है? ये अप्लाइड शेयर्स है। अब गाइस देखो आपको क्या क्या पता चल गया। आपको पता चल गया अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, अप्लाइड शेयर्स 400। आपको पता चल गया अलॉटेड शेयर्स कितने अलॉट किए गए हैं, 300। अब आपको पता चल गया एक्सेस शेयर्स 100। 400 के लिए अप्लाई किया था, मैंने इसको 300 शेयर्स दिए, मतलब कि 100 शेयर्स पे इसने पैसा ज़्यादा दिया हुआ है। समझ में आया ये गाइज? ये समझ में आया? ठीक है ना? ये सिंपल सा रूल याद रखना, ये वाला, ये हर जगह काम आएगा गाइज, हर जगह आपको। ये इक्वलाइजेशन का रूल इतना शानदार है, मैंने तो आज तक इसके चक्कर में कितने ही फॉर्मूले याद नहीं करे कि हाँ भैया कॉमन सेंस से कर लेंगे। ठीक है, भगवान ने बाल कम दिए लेकिन दिमाग थोड़ा सा दे दिया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट्स गाइज? तो ये हमने क्या निकाला? अभी हमने निकाला है कि उस बंदे ने कितना अप्लाई करा था, हमने कितना अलॉट करा और कितने एक्सेस शेयर्स हमारे पास आ गए हैं। अब आप कैलकुलेशन करोगे, स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, तो यही वाला लॉजिक लगाएंगे, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, यही वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? कितना ड्यू हो रहा है उसमें से माइनस कर दिए कितना एक्सेस है, तो आपको कॉल्स इन अरियर्स पता चल जाएगा। ठीक, तो इसको आप प्रॉपर्ली फ्रेम करें, पहले इसको रंग बिरंगा कर दें। सो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? यहां लिखोगे ड्यू मनी ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मैंने अलॉटमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि अरियर्स अलॉटमेंट पर ही हो रहा है, तो मनी ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, क्या माइनस करूंगा? एक्सेस मनी रिसीव्ड। कहां पर एक्सेस मिला होगा? कौन से टाइम पर एक्सेस मिला था? एप्लीकेशन। एक्सेस मनी रिसीव्ड
एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आपका जो आंसर आएगा वो होगा कॉल्स इन अरियर्स। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ठीक है। ड्यू कितना हुआ और कितना हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो चलिए अब ये ड्यू निकालेंगे कैसे, मनी ड्यू निकालेंगे कैसे। कहां पर अरियर्स हो रहा है मेरे बच्चों? अलॉटमेंट पर। तो जब अलॉटमेंट पर अरियर्स हो रहा है तो मैं उनसे जब पैसा मांगूंगा अलॉटमेंट के टाइम पर, तो अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से मांगूंगा कि अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से मांगूंगा? अलॉटेड की। भाई अप्लाई तो उन्होंने किए थे पर मैंने उनको अलॉटेड जो किए हैं, अब मैं पैसा तो अलॉटेड के हिसाब से ही मांगूंगा। तो मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कैसे लिखेंगे? अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, कहां पर अरियर्स हो रहा है? अलॉटमेंट पे, तो मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी। ये समझ में आया? ठीक है। हमारे वाले केस में अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 300 और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 40। 30 नहीं है, 30 तो फेस वैल्यू है। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? पूरा 40। तो आप यहां क्या करोगे? अलॉटेड शेयर्स थे 300, आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 40 से, तो टोटल मनी ड्यू आपका कितना निकल जाएगा? 300 इंटू 40, 12,000। ये ड्यू था, इतना पैसा हमने मांगा था। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? एक्सेस मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एक्सेस कैसे निकालोगे? आप लिखोगे एक्सेस शेयर्स, और इसने पैसा कहां पर दिया था ज्यादा? एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा? एप्लीकेशन मनी से। सो जिनको लॉजिक नहीं समझ में आया वो लोग भी यहाँ सिंपल सा यहाँ रटने का तरीका क्या है भाई? यहाँ अलॉटमेंट लिखा है इसलिए यहाँ पर भी अलॉटमेंट मनी लिखा, यहाँ एप्लीकेशन लिखा है यहाँ पर भी एप्लीकेशन मनी लिखा। ये रटने का तरीका। बाकी लॉजिक तो आपको पता ही है भैया, एक्सेस एप्लीकेशन पे मिला था तो एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कैसे, ये समझ में आ गया ना एक्सेस मनी कैसे निकल रहा है? ओके। तो Yes. एक्सेस शेयर्स अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करे, कितने शेयर्स एक्सेस थे? 100, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एप्लीकेशन मनी से। एप्लीकेशन मनी का अमाउंट कितना था? 30 इंटू 30 मीन्स इसका 3,000 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब मैं जब आंसर निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कॉल्स इन अरियर्स कितना था? 9,000। 9,000 कैसे आया? 12,000 ड्यू था, 3,000 एक्सेस वो दे चुका था एप्लीकेशन पे। तो एक्चुअल कॉल्स इन अरियर्स, जैसे वो अंजलि ने बोला ना, सर मैं क्यों 3,000 रुपये दूंगी, 1,000 जो पहले दिया था एक्स्ट्रा वो मैं फालतू, मेरे पास क्या फैक्ट्री है क्या पैसे छापने की? तो सेम ये भी बोल रहे हैं 12,000 हम क्यों देंगे, 3,000 पहले दे चुके हैं ना, तो माइनस करो 9,000 देंगे। देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, पर कॉल्स इन अरियर्स 9,000 का ही होगा। इज इट क्लियर? तो गाइस ये सिर्फ समझते वक्त हमको थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या है, लेकिन एक दो क्वेश्चन करने के बाद ये सारी चीज सिंपल, इतनी सिंपल हो जाती है कि 2 मिनट में हो जाता है पूरा। सो आपको क्या करना है, पहले तो अप्लाइड और अलॉटेड दोनों पता कर लीजिए, और उसके बाद आप ये चीज लगा दीजिए, आपको कॉल्स इन अरियर्स पता चल जाएगा आपका। ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिए दोनों स्टेप्स को, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे, काम आएगा। सो गाइज इसका ये जो इतना हमने कैलकुलेशन करा ना, इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? इसका इफेक्ट सिर्फ यहाँ पर पड़ेगा, ये वाली एंट्री पर। चलिए कर ही लेते हैं, यहाँ पे मैं वापस से इसको ले आता हूँ, यही वाला क्वेश्चन था हमारा। तो अब क्या होगा, देखो ये एप्लीकेशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एप्लीकेशन की एंट्री वैसी की वैसी होगी। सेकेंड वाली एंट्री पे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये अरियर्स कहाँ पर हो रहा है? अलॉटमेंट पर।
तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर हमें पता है कॉल्स इन अरियर्स का इफेक्ट ड्यू की एंट्री पे नहीं पड़ता, रिसीव की एंट्री के साथ होता है। तो जो ड्यू की एंट्री है वो भी आप नॉर्मली करोगे जैसे आप करते हो, बस अब जब आप रिसीव करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अमाउंट कैसे फीड करोगे इसमें, एक मिनट। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में यहां पर तो ऐसे ही आएगा, 12 लाख हमने कॉल करा था जिसमें से 3 लाख हमें ऊपर मिल चुका था। ये तो हम नॉर्मली जो करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर थे, तो मैंने क्या बोला, भैया ये वाला काम तो वैसा का वैसे ही होगा। इधर 12 लाख हमने ड्यू करा था, उसमें से 3 लाख जो हमें मिल चुका है उसको माइनस करेंगे तो इधर तो 9 लाख ही आएगा। और अब कॉल्स इन अरियर्स जब आप लिखोगे यहाँ पर तो आप इस कॉल्स इन अरियर्स के साथ आगे लगा दोगे वर्किंग नोट 1। ठीक, वर्किंग नोट 1, और यहाँ पर आप अमाउंट लिखोगे वही जो आपने नीचे ऊपर कैलकुलेट अपन ने किया था 9000 का कॉल इन अरियर्स, और बाकी आपका चला जाएगा 8,91,000। समझ में आया? बाकी सारी एंट्रीज वैसी की वैसी होंगी। शेयर फर्स्ट कॉल पर वही चीज होगा, शेयर सेकंड कॉल पर भी वही चीज होगा। ठीक है, ठीक है। सो आप भले ये नोट मत करिए, ये पूरा क्वेश्चन दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपने कर लिया। अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे शॉर्टकट में जल्दी से, ठीक है? यस सर। ओके, सो एक क्वेश्चन करें यहाँ पर डायरेक्टली। चलिए आइए, तो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करने को नहीं बोलता, फटाफट मैं ही करवा देता हूँ पूरा का पूरा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं पूरा लिखता नहीं हूँ, एक समरी बना लेता हूँ। ओके, सो शॉर्टकट में समरी बना देते हैं। हमने इशू करे, कितने इशू करे, समझिए 25,000 शेयर्स इशू करे हमने। ठीक, 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस ₹20 का प्रीमियम। सो जो पैसा आएगा हमारे पास वो आएगा 120। अब ये पैसा हमें कैसे रिसीव हो रहा है, 120 रुपीज़ रिसीव होना था, बोला कि 30 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा और 40 इधर आ जाएगा, और प्रीमियम इसके साथ इंक्लूड करवा देते हैं 30 + 20। तरीके से कहानी हमारी बन गई थी। फिर क्या हुआ, हमने 25,000 इशू करा, लेकिन मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो हमारे पास 37,000 की एप्लीकेशंस आ गई। तो हमने क्या करा, फिर 37,000 की एप्लीकेशंस आ गई। हमने क्या करा, सबसे पहले तो 2,000 को बोल दिया जय माता दी, और बाकी जो 35,000 बच गए इनको प्रो राटा अलॉटमेंट करके पूरे 25,000 शेयर्स दे दिए। ठीक, ये कहानी हुई। अब जब पैसे देने की बारी आई, सब लोग पैसे दे रहे थे, लेकिन एक शेयर होल्डर था, उसका नाम मैं बताऊंगा नहीं, इज्जत गंवाएंगे नहीं अपन किसी की। तो उन्होंने क्या करा, उसके बाद शेयर होल्डर who applied for 700 shares। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इसने क्या करा, इसने हमको अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो और अलॉटमेंट पर अरियर्स हो जाए, तो समझ लीजिए आपको कैलकुलेशन कॉल्स इन अरियर्स का अलग से करना पड़ेगा।
अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, यहां पर दिया हुआ है अप्लाइड। हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें हमको 300 अलॉटेड दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक हमें पता है, अप्लाइड दिया हुआ है तो अलॉटेड कैलकुलेट कर लेंगे। ये कहानी थी। क्वेश्चन समझ में आया सबको? बहुत ही बढ़िया। अब हम एंट्रीज करेंगे। तो पहले एज यूजुअल मेरी आदत है अलॉटमेंट टेबल बनाने की, तो मैं पहले अलॉटमेंट टेबल बनाऊंगा। चलिए, सो गाइज ये वाला क्वेश्चन सुनते जाइए, मैं अभी के अभी अपडेट कर दूंगा फाइल। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे लेट होने के कारण क्लास वेस्ट हो जाए। चलिए, तो मैंने अलॉटमेंट टेबल बनाया, दो कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी में 2000 हैं, दूसरी कैटेगरी में 35,000 है। इनको अलॉट करें 0, इनको अलॉट करें 25,000। तो अप्लाई 2000 इंटू 30 है ना अपना, हाँ 30 है। तो इसने 60,000 दिए होंगे और इसने 10,50,000, टोटल इस तरीके से 11,10,000 हमें मिला। शेयर कैपिटल में जितना अलॉट होता है उसके हिसाब से जाता है। अब इनको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं करा, उसको तो रिफंड कर देंगे पूरा 60,000। बाकी 3 लाख एक्सेस बचा। कोइंसिडेंटली मेरा हर क्वेश्चन ऐसा ही हो रहा है जिसमें 3 लाख का ही एक्सेस बच रहा है, 30,000 का ही एक्सेस बच रहा है। ठीक, तो 3 लाख का एक्सेस बच गया, इसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना है। अभी भी कॉल्स इन एरियाज का कैलकुलेशन शुरू नहीं करना है, पहले अपन नॉर्मली क्वेश्चन करेंगे। सो मैं यहाँ से फॉर्मेट लेकर आता हूँ और एंट्री करते जाते हैं। चलिए, अब हम एंट्री करेंगे। पहला एंट्री रटी रटाई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ अमाउंट कितना आएगा, ये वाला अमाउंट मनी रिसीव्ड वाला 11,10,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देखते जाइएगा प्रोसेस कैसे हो रहा है। उसके बाद सेकेंड एंट्री में अब आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, तो एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिनको रिफंड कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, और जिनका एडजस्ट करना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट वही का वही आएगा 11,10,000। शेयर कैपिटल में ऊपर हमने कैलकुलेट करा था 7,50,000 आएगा, बैंक में 60,000 आएगा और 3 लाख शेयर अलॉटमेंट। गाइस इस एंट्री में कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड एक्सेस एडजस्टेड। थर्ड, अलॉटमेंट का टाइम आ गया, लेकिन अरियर्स की एंट्री जो होती है वो रिसीव के साथ होती है, इसलिए जब ड्यू होगा तब कोई टेंशन नहीं है। बस इतना याद रखना है कि ड्यू करते वक्त प्रीमियम भी है 20 रुपीज़ का। सो हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें आएगा पूरा अलॉटमेंट का अमाउंट था 50, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स अब ओरिजिनल कितने हैं, ओरिजिनल शेयर्स है 25,000। ये देखिए, तो आप यहाँ एंट्री क्या करेंगे, अब सब कुछ 25,000 से होगा। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 और 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में, और 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 SPR में। और आप यहाँ लिख लोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ ₹20
प्रीमियम। अब जब आप रिसीव करोगे, आपको पता है कॉल्स इन अरियर्स है, एंट्री करके रख लो, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, तो इसके आगे वर्किंग नोट 1 लिख लो, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी भी मत जाइएगा वहां पर नीचे वर्किंग नोट में, अभी क्या करिए, शेयर अलॉटमेंट में हमने ड्यू कितना करा है, 12,50,000, ऑलरेडी 3 लाख मिल चुका है वो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 9,50,000 आएगा। कोई डाउट नहीं? चलिए, इतना करने के बाद अब अपन वर्किंग नोट में आएंगे। वर्किंग नोट, अब यहाँ वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप क्या करिए, इधर लिखिए अप्लाइड, इधर लिख लीजिए अलॉटेड। ठीक है, इनको सेंटर अलाइन कर दूं तो बराबर दिखेगा। अब देखिए, ये जो पर्सन है 700 शेयर वाला, कैटेगरीज अपने पास एक ही है, कैटेगरी अपने पास एक ही है, क्योंकि एक तो रिफंड हो गए, वो तो कैटेगरी में काउंट ही नहीं हुआ, उनको तो पैसा दे दिया, घर चले गए वो लोग, नहा धो के सो भी गए। बाकी ये 35,000, तो ये जो 700 वाला है इस 35,000 की कैटेगरी को बिलोंग करता है। दूसरी चीज क्या याद रखना है, ये 700 जो है ना अप्लाइड दिया हुआ है, तो हमको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा जिन्होंने 35,000 अप्लाई करा, मैंने उनको 25,000 दिया। तो जिन्होंने 700 अप्लाई करा, तो देखो मैंने अप्लाइड के नीचे लिख लिया। पिछले वाले क्वेश्चन में 300 अलॉटेड दिया था, तो अलॉटेड के नीचे लिख लिया था। ठीक, यहाँ अप्लाइड दिया, अप्लाइड के नीचे और अलॉटेड में एक्स लिख लेंगे। Yes. अब आप अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दीजिए, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 700 मल्टीप्लाइड बाय 25,000 डिवाइडेड बाय 35,000। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा कितना, 700 इंटू 25,000। हाँ, वो तो मैंने जानबूझ के फिगर्स ही ऐसे लिए थे। तो 500, ये क्या आया, 500 शेयर्स अप्लाइड। ठीक, अब आपको दोनों चीजें पता चल गई। ओ सॉरी, अप्लाइड नहीं, अलॉटेड, आई एम सो सॉरी, ये अलॉटेड निकल गया, क्योंकि अप्लाइड तो गिवन था। तो 500 अलॉटेड, 700 ये शेयर्स अप्लाइड थे, तो एक्सेस आ जाएगा। अब आपका कितने, 200 शेयर्स का एक्सेस आ जाएगा। ये हो गया कहानी अपनी। अब हम कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कैसे करते हैं ड्यू ऑन अलॉटमेंट हम लोग, अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितने का है, 50 रुपए का। तो आपका ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया, 500 इंटू 50। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर दोगे एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सेस शेयर्स कितने हैं, 200। कहाँ पर एक्सेस मिला है, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, 30, तो 200 इंटू 30, तो ये आपका आ जाएगा 200 इंटू 30। अब आपका कॉल्स इन अरियर्स आ जाएगा 25,000 माइनस 6,000। तो ज़्यादा किसी लॉन्ग कट वॉन्ग कट किसी फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस पे चलेंगे। ये कैलकुलेशन समझ में आया गाइस? चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहां बस अब 19,000 लिख लीजिए और एक्स्ट्रा जो है वो आप यहां डाल दीजिए। ये समझ में आया, ये समझ में आया? अभी इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट और बचा है छोटा सा, इतना क्लियर है? ओके, चलिए अब सब पतित पावन सीताराम हो गया है। अब हम फर्स्ट कॉल करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
डेबिट। टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 25,000 और कॉल का अमाउंट कितना है 40, 10 लाख 10 लाख। आप लिख लोगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब जब आप रिसीव करोगे तो अगेन गाइस फर्स्ट कॉल पर भी अरियर्स हो रहा है, तो पहले तो एंट्री करके रख लें, बाद में सोचेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब गाइस शेयर फर्स्ट कॉल में तो 10 लाख आएगा। ये कॉल्स इन अरियर्स करते हैं, फिर यहाँ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं कि ये जो बंदा है, अब हमें इसके दो शेयर्स के बारे में, दो नंबर ऑफ शेयर्स पता है, एक 700 एक 500। 700 अप्लाइड है, 500 अलॉटेड है। तो जब मैं यहाँ फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट करूंगा, मुझे ये तो पता है कि मुझे वो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई होगा। बट द क्वेश्चन इज 700 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 500 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे? 500। क्यों 500 को? 700 को क्यों नहीं करेंगे? 500 अलॉट। सर मैंने उसको 500 शेयर्स दिए हैं, उसके हाथ में 500 शेयर्स हैं। फिर कोई बोलेगा अरे 700 अप्लाई किए थे ना, भाई वो तो एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पर, वो तो एडजस्ट हो गया, उसकी कहानी खत्म हो गई, अब सब कुछ क्लियर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 700 नहीं 500 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं यहाँ क्या आपको एक स्टार पॉइंट बताना चाह रहा हूं, आफ्टर द अलॉटमेंट and adjusting the calls in arrears, all the further arrears will be calculated on the basis of allotted shares. There is no use of applied shares further because they being completely adjusted. अप्लाइड का अब काम ही नहीं है क्योंकि वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं। अब हमको एक ही चीज से मतलब है, अलॉटेड अलॉटेड अलॉटेड। एक बार अलॉटमेंट मनी से आगे आ गए, आपको एक ही चीज से मतलब है, अलॉटेड अलॉटेड अलॉटेड। कोई भी पूछे ना कौन था, मैं था, तुम थी, बोलना अलॉटेड शेयर्स थे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, 500 इंटू कितना क्या है अलॉटमेंट मनी 40 रुपीज का, 20,000 आ गया आपका 980। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सो ये वाली चीज़ मैं अभी अपडेट कर दूंगा टीम्स पर फाइल, ताकि जिन लोगों ने पूरा नहीं लिखा है प्लीज़ नोट्स प्रॉपरली बना लीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, जय श्री राम। थैंक यू सर। ओके गाइस, बाय बाय। Thank you.